आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के दिग्गज हैं। अगर एक क्रिकेटर की उंगली में चोट तक आ जाए ना तो वो उस पर ट्वीट करते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता अपनी बात कहने से। उनके पास कई मंच हैं। वो एएनआई को बुलाकर वहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, वो मन की बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर राहुल भट्ट, एक कश्मीरी पंडित जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी पत्नी मीनाक्षी रो रही है, बिलख रही है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जहां पर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें मारा गया, पीटा गया। आज मीनाक्षी जो कि राहुल भट्ट की पत्नी है, उसका कहना है कि मुझे कोई मतलब नहीं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से, क्योंकि वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, उन्हें अपनी राजनीति से के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आज राहुल भट्ट की मौत के बाद तीसरा या चौथा दिन है, हम तीसरे चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूल जाइए, देश के गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर के अंदर जीना मुहाल हो रहा है। कहां हम बात कर रहे थे कि जम्मू के अंदर जो शरणार्थी शिविरों में कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें घाटी में ले जाएंगे हम। नोटबंदी और धारा 370 को हटाए जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हमने उस चमत्कार को हासिल कर लिया, मगर आपके सामने एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं जो 1990 के काले इतिहास को दोहरा रही हैं। कितना शॉकिंग है ना। प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है और सबसे शॉकिंग बात है इनका जो पूरा प्रचार तंत्र है। यह आदमी विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्में बनाता है, 200-300 करोड़ रुपए कमाता है, यह आदमी अनुपम खेर, इनमें से किसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की खामोशी पर कोई सवाल नहीं किया। यही नहीं, मीडिया की बात करें, देश का दूसरा सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी और उनका न्यूज चैनल न्यूज 18। आप जानते हैं न्यूज 18 के अंदर बहुत बड़े बड़े पदों पर 2 कश्मीरी पंडित हैं। इन्हें चाहिए था कि कम से कम राहुल भट्ट की आवाज को मुस्तैदी से पूरी ऊर्जा के साथ उठाया जाए, एक अभियान के तहत उठाया जाए, क्योंकि आप अपने कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, काल्पनिक मुद्दों पर जहरीली डिबेट्स करते हैं। कश्मीरी फाइल्स जब रिलीज होती है तो उस पर आप अपने प्राइम टाइम में लगातार डिबेट्स करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। आज जब हमारे सामने राहुल भट्ट, मीनाक्षी की दर्द भरी दास्तान है तो उस पर ये न्यूज चैनल्स पूरी तरह से खामोश है। और सबसे बड़ी और शॉकिंग खामोशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों। आज मैं इस कार्यक्रम में आपको यह भी बतलाने वाला हूं दोस्तों कि कश्मीर के अंदर मोदी सरकार की नीति बहुत रहस्यों से घिरी हुई है और उन पर सवाल उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि देखिए, राहुल भट्ट की मौत इकलौती घटना नहीं है। यह ना भूलें, कुछ दिनों पहले सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था, एक और कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया गया था, स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें से कुछ तो सरकार का काम कर रहे थे, उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। सरकार इन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बिहार के या उत्तर प्रदेश के मजदूर जो एक अरसे से वहां काम कर रहे थे, 1990 के बाद अब जाके उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। यह बता रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर नीति पूरी तरह से नाकाम है। मगर इन मुद्दों पर ना विवेक अग्निहोत्री सवाल खड़ा करेगा, ना न्यूज 18 सवाल खड़ा करेगा, ना अनुपम खेर सवाल खड़ा करेगा। इन्हें सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, कमाई करनी है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने कार्यक्रम में आपसे कहा कि मोदी सरकार की कश्मीरी नीति जो है वो कई रहस्यों से भरी है। एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल देता हूं। सबसे पहले पुलवामा, वो पुलवामा जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस घटना के पीछे क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? कौन जिम्मेदार था? क्या किसी की जवाबदेही तय की गई है?
फ्रंटलाइन की खबर देखिए। आप जानते हैं खबर क्या कहती है कि पुलवामा घटना से पहले एक नहीं, दो नहीं, 11 बार चेतावनी दी गई थी कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। मैं नहीं भूला हूं, जनरल बिपिन रावत उस वक्त आर्मी प्रमुख हुआ करते थे। पार्लियामेंट के ठीक बाहर पत्रकार उन्हें घेरते हैं और कहते हैं जनरल बिपिन रावत, ऐसी आतंकवादी हमला की आशंका जताई जा रही है। तो उन्होंने सीधे कह दिया था, हम पूरी तरह से तैयार हैं। सीआईडी को बाकायदा इस बात की चेतावनी मिली थी कि इस तरह की घटना हो सकती है, मगर इन तमाम चेतावनियों को सिरे से खारिज कर दिया गया। मैं ये समझना चाहता हूं जवाबदेही कब तय होगी, क्योंकि देखिए कश्मीर के नाम पर आप वोट्स तो हासिल करते हैं। धारा 370 आपने हटा दिया, और जिसका स्वागत मैंने भी किया था। मैंने बाकायदा उस पर लंबे चौड़े शो किए हैं कि क्यों मैं उसका स्वागत करता हूं, उसके हटाए जाने का। तो उसको लेकर आप राजनीति तो करते हैं, उस पर वोट्स भी हासिल करते हैं, मगर जब आपके सामने असली समस्या आती है तब आप खामोश रहते हैं। समझना चाहता हूं क्यों। पुलवामा पर शहादत पर आपने बेशर्मी से वोट्स मांगे। आपने यह भी दावा किया कि उसके बदले में बालाकोट हमला किया गया। खुद एयर चीफ मार्शल ने कहा कि मुझे नहीं पता कितने लोग मारे गए, मगर बावजूद इसके आपने उस पर वोट्स हासिल किए और आप चुनाव जीत गए उसके चलते। मगर जब असली मुद्दे आते हैं तो आप खामोश रहते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आपकी स्क्रीन पर यह है डीएसपी देविंदर सिंह। यह वो डीएसपी है दोस्तों जो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा था कि आप खेल मत बिगाड़ो, एक बड़ा खेल चल रहा था। मैं नहीं जानता हूं वो बड़ा खेल क्या था। आप जानते हैं डीएसपी देविंदर सिंह, यह आदमी इतना रसूख वाला रहा है कि जब डिप्लोमैट्स या राजनयिक कश्मीर आते हैं घूमने के लिए तो उनके साथ भी दिखाई देता है। मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ये सेल्फी खिंचवा रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, और फिर ये आतंकवादियों के साथ भी मिलता है। बात वहां नहीं रुकती है। जब 2001 का पार्लियामेंट हमला हुआ था तो इस पर आरोप था कि इसने आतंकवादियों को पहुंचाया दिल्ली की तरफ। एक आतंकवादी मोहम्मद को दिल्ली पहुंचाया था, इस पर यह आरोप था, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं समझना चाहता हूं कि देविंदर सिंह इस रहस्यमय कश्मीरी नीति में क्यों यह स्थान रखता है, इसको क्यों इतनी अहमियत है। और एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने 3000 लंबी चौड़ी चार्जशीट उसके खिलाफ दाखिल की है, मगर जब यह मामला जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ जाता है तो वो कहते हैं इन पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि उस खत में क्या लिखा हुआ था। मुद्दा यह था कि देविंदर सिंह के खिलाफ इंक्वायरी की जाए या ना की जाए। मैं आपको बता रहा हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से क्या लेटर जारी हुआ। And whereas the Lieutenant Governor is satisfied under subclause C of the proviso to clause 2 of Article 311 of the Constitution of India, that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold an inquiry in the case of Mr. Devinder Singh, DSP of Police. कोई जरूरत नहीं है इंक्वायरी करने की। और बात यहां नहीं रुकती, खबर देखिए। सस्पेंडेड जम्मू कश्मीर डीएसपी देविंदर सिंह गेट्स बेल इन टेरर केस। इन्हें बेल तक मिल चुकी है, जैसा कि यह खबर बता रही है। और दूसरी तरफ पत्रकारों के खिलाफ आप यूएपीए लगा देते हैं, आप उनके खिलाफ देशद्रोह के केस लगा देते हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, देविंदर सिंह पर क्या देशद्रोह सेडिशन का कानून लगा था, यूएपीए लगा था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट? सीधा सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। आखिर उसे आतंकवाद के मामले में बेल क्यों मिली? आखिर एलजी साहब को ऐसा क्यों लगा कि उनके खिलाफ जो है जांच नहीं की जानी चाहिए? ये तमाम मुद्दे बताते हैं कि बीजेपी की जो कश्मीर नीति है वह रहस्यों में भरी हुई है। और जब असली समस्या सामने उभर कर आती है, यानी कि राहुल भट्ट की मौत या अन्य कश्मीरी पंडितों की मौत, तब ये लोग खामोश रहते हैं, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि बोलना यानी कि अपनी कमी, अपनी नाकामी को स्वीकार करना। मगर इस मंच पर मैं आपके सामने मुद्दे और तथ्य लाता रहूंगा।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।